प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध छिड़ा उसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध ने तृतीय विश्व को जन्म दिया। यही वो दौर था जब दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। शीत युद्ध के दौरान अनेक ऐसी घटनाएं हुईं जिससे दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के वर्चस्व को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। इसी कड़ी में सैन्य संधि संगठन भी बनाए गए। अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य सहयोगी या समान विचारधारा वाले देशों से सैन्य सहयोग संधियां की। अमेरिका ने 3 संधियां की। पहली संधि थी नाटो, दूसरी सेंटो, तीसरी सीटो, और सोवियत संघ ने एक संधि की, वारसा पैक्ट। इसी बीच तृतीय विश्व के देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन में वृद्धि हुई, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। फलस्वरूप अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और इन स्वतंत्र देशों ने सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देते हुए दो ध्रुवीय राजनीति से अपने को अलग रखने के लिए जिस मंच को बनाया वह गुटनिरपेक्ष संघ था। राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिन्होंने निश्चय किया कि विश्व के वे किसी भी महाशक्ति के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। वे देश जो इन दोनों गुटों में से किसी के भी साथ नहीं जुड़े वो गुटनिरपेक्ष देश कहलाए, जिनमें भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया इत्यादि देश शामिल हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो एवं घाना के क्वामे एनक्रुमा ने आरंभ किया था। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके थे। आज जबकि शीत युद्ध तो समाप्त हो चुका है, तो निर्गुट आंदोलन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गुटनिरपेक्षता का अर्थ और इसके विविध आयामों को जान लेते हैं। इसका अर्थ जानने के लिए हमें 3 चीज़ों को जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें से पहला है स्थायी तटस्थीकरण। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को स्थायी रूप से बनाए रखना ही स्थायी तटस्थीकरण कहलाता है। दूसरा है तटस्थता। दो देशों के विवाद में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना, वस्तुतः तटस्थता से सही पक्ष का सदैव नुकसान ही होता है। तीसरा हमारा है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता क्या होता है ये देखते हैं। इसका तात्पर्य कहीं भी तटस्थता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए सही गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना होता है। गुटनिरपेक्षता के पक्ष में कुछ विद्वानों ने अपने अपने तर्क रखे हैं, जिनमें से एक है जॉर्ज लिस्का। तो जॉर्ज लिस्का के अनुसार गुटनिरपेक्षता क्या होता है ये देखते हैं। किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता होता है, किंतु गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय सही और गलत में विभेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में जान लेते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। इसका अर्थ है जहाँ तक हो सके तथ्यों को सैन्य दृष्टि से ना देखना, तथा चाहे कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है, परंतु हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए तथा सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। इसकी सदस्यता के कुछ प्रावधान होते हैं, जिनमें से पहला प्रावधान है किसी संधि या सैन्य गुट में शामिल ना होना, यानी जो विश्व 2 गुटों में बट गया था उन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में जो देश शामिल नहीं होंगे वही इसके सदस्य बन सकेंगे। दूसरा हमारा है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माता होना। तीसरा है ये देश किसी महाशक्ति को अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देंगे। चौथा, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार करेंगे। गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कुछ कारण थे, उन कारणों को देखते हैं। पहला, विश्व का वैचारिक आधार पर 2 भागों में विभाजित होना, अतः इनसे अलग रहकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाना और विकास करना। दूसरा, सैन्य संधियों से न बंधने की इच्छा, वस्तुतः सशस्त्रीकरण पर ज़्यादा खर्च न करके अपने विकास कार्य पर खर्च करना। तीसरा, राष्ट्रवाद और स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना। वस्तुतः गुटीय राजनीति में शामिल होने से इन स्वतंत्र देशों का राष्ट्रवाद आहत होता है।
क्योंकि ये अभी उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, इसलिए विदेश नीति को स्वतंत्र रखते हुए निर्णय लेने पर प्रतिबंधित थे। चौथा, शीत युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध का खतरा था। शीत युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा था और गुटीय राजनीति से इसको और प्रोत्साहन मिलता। पांचवा, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। छठा, तकनीकी एवं आर्थिक विकास के लिए सहायता की जरूरत थी जो किसी एक गुट में जाने से पूरी नहीं हो सकती थी, और एक गुट की जो सहायता मिलती फिर उसके इच्छा के अनुरूप ही खर्च करना पड़ता, अतः विकास अवरुद्ध होता। इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं? पहली उपलब्धि है विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाना। दूसरी, अफ्रो एशिया देशों और लैटिन अमेरिकी देशों को स्वतंत्रता दिलाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा, विश्व शांति की सुरक्षा एवं स्थापना में सहायक था। वस्तुतः आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर बल दिया गया। चौथा, राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण को बल दिया गया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद की समाप्ति में सहयोग, मंचों पर एकजुटता का प्रदर्शन कर अप्रगतिशील निर्णयों को बदलवाया गया। पांचवा, एक विशाल सदस्य संख्या बनाकर अपनी प्रभाव क्षमता का विस्तार किया गया। इसकी कुछ असफलताएं भी थीं, वो क्या थी ये भी देख लेते हैं। पहला, अनेक देशों ने गुटबंदी को स्वीकार नहीं किया, जैसे क्यूबा ने यूएसएसआर तो आसियान जैसे देशों ने यूएसए को चुन लिया। दूसरा, सैन्य संगठन और संधियों में भी शामिल होने लगे। तीसरा, मौखिक लिखित घोषणाएं ज़्यादा और व्यवहारिक काम कम किया गया। आपसी सहयोग से एक न्यूज़ पुल बनाने की बात की, किंतु इसकी स्थापना के बाद इसे देखा तक नहीं गया। चौथा, आपसी विवाद के बिंदु को सम्मेलन में उठाया गया, फलतः सम्मेलन नई विश्व अर्थव्यवस्था, सामुद्रिक संपदा के दोहन, तेल क्षेत्रों में के विकास जैसे मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। चुनौतियाँ, इसके रास्ते में कुछ चुनौतियाँ भी आई थीं, तो वो क्या थीं ये भी देखते हैं। पहला, उपनिवेशवाद की चुनौती। दूसरा, तेल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से निपटने की चुनौती जो विकसित राष्ट्रों द्वारा जानबूझकर प्रोत्साहित की जाती रहीं। तीसरा, उत्तर दक्षिण संवाद को कायम करना। चौथा, दक्षिण दक्षिण संवाद को बनाना। पांचवा, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग करना। छठा, आतंकवादी गतिविधियों से निपटना। सातवां, बहुध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण करना। इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठे थे, ये कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शीत युद्ध के दौर में गठित हुआ था ये, अतः गुटीय राजनीति के समाप्ति के बाद इसका कोई महत्व नहीं। दूसरा, गुटनिरपेक्ष देश स्वयं युद्ध में संलग्न रहे, ऐसे में शांति और सहयोग की बात बेईमानी है। तीसरा, तमाम घटनाओं पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने चुप्पी साधी रखी, जैसे अमेरिका द्वारा इराक पर किया गया हमला, तो साथ ही पश्चिमी राष्ट्रों की स्वार्थपूर्ण तेल परख कूटनीति। इसकी प्रासंगिकता क्या थी ये देखते हैं। शीत युद्ध के दौर में गठित जरूर हुआ था ये, किंतु जिस तृतीय विश्व के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह अभी पूरा नहीं हुआ, अतः इसका बना रहना अभी जरूरी है। उपनिवेश का विरोध, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, क्षेत्र घोषित करवाने जैसे संगठित कार्य की जरूरत है, अतः इसका बना रहना जरूरी है। न्याय क्षमता पर आधारित नई अर्थव्यवस्था जब तक स्थापित नहीं हो जाती तब तक विकासशील देशों की शिकायतों को दूर करवाने के साधन के रूप इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। आणविक निशस्त्रीकरण हेतु दबाव डालना, बहुध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण, आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही में, पर्यावरणीय समस्याओं एवं वैश्विक तापमान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करने में भूमिका है इसकी, और यूएनओ के पुनर्गठन में, दक्षिण दक्षिण सहयोग कायम करने में। कुल मिलाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई अवधारणा के साथ प्रस्तुत हुआ। गुटीय राजनीति से अलग रहते हुए तनाव को कम करना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा, जो इसने बखूबी अंजाम दिया। वस्तुतः शीत युद्ध दौर में तृतीय विश्व को रोके रखने में इसकी भूमिका रही, तो शीत युद्ध पश्चात यह राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास को प्रोत्साहित कर शांति लाने के लिए प्रयत्न करता रहा। वस्तुतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के प्रति पूरी तरह समर्पित है।
हाँ, यह बात ज़रूर है कि जैसी भूमिका की अपेक्षा थी वह उसी रूप में तो नहीं निभा पाया, और इसका कारण संभवतः सदस्यता, देशों की सीमा का विवाद, भाषाई, धार्मिक और जातीय विविधता भी रही है। इसके बावजूद भी यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी तत्व है। इसका संबंध राष्ट्रों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने से है। इस अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका रही है और बनी रहेगी, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रहेगी।